किशन दा, ए किशन दा, अरे किशन दा, अरे जल्दी निकलिए भाई, बहुत एकदम दुविधा में है। किशन दा, ए किशन दा, का गुल करते हैं हैं काल सिया चावलो कुकुर चावलो का कर ले हैं तू दिखा दे तो निकाल रही है हल्ला करते ताकि से गुल करते समझ नहीं आ रहा तो हट। हे भगवान, कौन है ये, कौन है? अरे किशन दा चुप रहिएगा तब तो बोलेंगे। क्या बात को बोल जल्दी। अरे गरियाइएगा बाद में हमरा। अरे एगो सवाल हमारे मन में बहुत परेशान कर रहा है किशन दा, वही पूछने आए थे आपसे हम। कौन आदमी है कह रहे बाबा? अरे सवाल हमर से मत कर बाबू, जाके गीता दीदी से पूछ। हे किशन दा, हम तो गीता दी से पूछबे करेंगे, लेकिन हम आपसे पहले कन्फर्म होने के लिए आए ताकि गीता दी के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। सुन हमारे बाद में पूछबे, पहले चल दीदी से पूछे। चल चल चल। अरे गीता दीदी, अरे जोहार जोहार। जोहार। अरे क्षमा कीजिएगा, हमें आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, कोई बात पहले किसान भाइयों से मुखातिब तो हो ले। हाँ हाँ जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ। तो चलिए पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाया जा रहा है चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रास लैंड विकास कार्यक्रम। बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है बीजोपचार। बेहतर खाद निर्माण में सहायक है प्लास्टिक टेटा वर्मी बेड। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रास लैंड विकास कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गौ विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का भी विकास किया जा रहा है। जो किसान इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं वे गौ विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बीमारियों की रोकथाम, यानी बीमारी लगे ही नहीं। जी हाँ, जिस प्रकार हम मनुष्यों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एक उपाय है, ठीक उसी प्रकार फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बीजोपचार करना बेहतर उपाय है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसी भी फसल को लगाने से पूर्व उसके बीजों का उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार इतना ही जरूरी है जितना खेत में बीज डालना जरूरी है। यदि हम बीज नहीं डालेंगे तो सारी सस्य क्रियाएं बेकार पड़ जाती है। उसी तरह से बिना बीज उपचार किए आप बेहतर उपज नहीं ले सकते, क्योंकि बीज जनित रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। और बीज उपचार करने के लिए एक केमिकल्स जो कॉमन है सभी फसलों के लिए, दलहन चाहे सब दलहन तेलहन और अनाज और सब्जियां फल फूल सभी के लिए एक केमिकल्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है वो है कार्बेंडाजिम 50%, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बुआई करें। किसान भाइयों, समय चल रहा है गर्मा फसलों के लगाने का। गर्मा सब्जियों में मुख्य रूप से इस समय कद्दू, करेला, खीरा और झिंगी इत्यादि लगाई जाती है। जो किसान लौकी की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए पूसा समृद्धि एवं पूसा नवीन नामक लौकी के प्रभेद लगाना उत्तम रहेगा। ये प्रभेद अन्य पारंपरिक प्रभेदों की तुलना में बेहतर उपज देते हैं। किसान भाइयों, आप लौकी की खेती करने चलते हैं तो 2 अच्छी किस्में हैं, एक है पूसा समृद्धि और दूसरा है पूसा नवीन। इनका उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों से लाभ कमाएं। गर्मी के मौसम में खेती बाड़ी में एक बड़ी समस्या आती है, वो है सिंचाई जल की। इस समय सिंचाई जल की उपलब्धता कम होने के कारण किसान मनोकूल खेती नहीं कर पाते। प्राप्त जल को कम से कम खर्च कर ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी किया जा सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने टपकन सिंचाई तकनीक का विकास किया। आइए इस तकनीक के विषय में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आप गर्मी के मौसम में
सब्जी की खेती करने चलते हैं तो आप टपकन सिंचाई विधि का व्यवहार करके कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में खेती करें और उसका लाभ उठाएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक ट्रेटा वर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट बनाने के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब इन्होंने कैसे पाया। कृषि विज्ञान केंद्र से सर हम लोग इतना नया तकनीकी से हम लोग को जानकारी हुआ कि तेलहन और सब्जी में हम लोग आज 4 गुना 3 गुना फसल उपजा रहे हैं और उसी से हम अपना बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं। हमको सर 3 बच्ची और 1 लड़का है। हम 3 बच्ची को ग्रेजुएशन कराने के मतलब प्रयास में है सर, BA करा चुके हैं और लड़का को सर इंटर में पढ़ा रहे हैं। श्री विधि से अपना हम खेती करते हैं और उसी से हम अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भावों की स्थिति फिलहाल सामान्य रही। आज अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। सब्जी मंडियों में नई हरी सब्जियां जैसे परवल, भिंडी इत्यादि के मूल्यों में तेजी है। बाकी सब्जियों के दाम सामान्य रहे। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1350 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए प्रति टन रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा
अरे भक्ता, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हैं? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता भक्ता? भक्ता दादा हमारे फसल को पाला मार दिया दादा, सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब हम महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। संदेश के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो कन्हैया जी, मेरे आने से पहले आप लोग क्या बातें कर रहे थे? दीदी बात ई होत रहे नहीं, ई कन्हैया कुछ पूछे चाहत रहो। अच्छा? से बहुत जोड़क बकाल रहा दीदी। क्या पूछना चाह रहे थे आप कन्हैया जी? वाह वाह, हाँ हाँ याद आ गया। तो दीदी ये उजला घास की खेती करने से क्या फायदा होता है? उजला घास? मैं समझ गई, ये उजला घास नहीं अजोला घास के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ दीदी एकदम सही, यही है, उजाला घास, अजोला घास। अजोला घास। हाँ। तो चलिए इसकी और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं और चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। अजोला घास एक प्रकार का फल है जो कि सूक्ष्म जीवाणु का रूप होता है, जिसकी खेती छोटे जलाशय या तालाब में होती है। इसकी उपयोगिता खासकर चारे के रूप में तथा फसलों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हेतु पोषक तत्व के रूप में किसान ज्यादातर करते हैं। धान के खेत में नील हरित शैवाल के साथ अजोला घास को मिलाकर 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करने से वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा को संचित कर फसलों की बढ़वार में मदद करता है, जिससे फसल तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इन पोषक तत्वों के प्रयोग से नाइट्रोजन फसलों को प्रदान करता है। एजोला एक प्रकार का फल है जो पानी में होता है। ये तालाब और जैसे जो भी जलाशय होते हैं वहाँ पे ये होता है, ये पानी में रहता है और ये एक प्रकार का जो है सूक्ष्म जीवाणु है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका जो है इसके बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। पहला है कि इसको अगर हम नील हरित शैवाल के साथ मिलाकर अपने धान के खेत में खासकर डालें तो ये हमारे वातावरण के नाइट्रोजन को लेके संचित कर पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे को भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है और यहाँ पे आपको मिट्टी को भी वो नाइट्रोजन से इनरिच करता है। अगर इसकी बात करें तो अगर इसका उपयोगिता करें तो ये इसका डोज करीब इसकी दर होगी 10 टन प्रति हेक्टेयर और ये जो है 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति वर्ष हमारे मिट्टी को प्रदान करता है। अजोला में प्रचुर मात्रा में बायोमास होने की वजह से यह कार्बन का भी अच्छा स्रोत होता है, जिससे फसलों की वृद्धि जल्दी होती है। क्योंकि पानी में रहने की वजह से यह बहुत जल्दी सड़ता गलता है, अतः इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद में करने से खाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैविक खाद के रूप में अजोला का प्रयोग फसलों के लिए लाभदायक होता है। ये मुख्यतः जो है जो पोषक तत्व के रूप में अगर इसको हम उपयोग करते हैं तो ये काम होता है, लेकिन इससे भी बड़ा इसकी उपयोगिता है कि खेतों में ये फसलों को कार्बन के स्रोत के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बायोमास होता है जो पौधे को उपलब्ध कराता है। एक दूसरी बात है कि ये बहुत ही जल्दी सड़ने और गलने वाला पौधा होता है, इसलिए अगर हम इसका कंपोस्ट बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं तो भी इसकी उपयोगिता बहुत है। और अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में, केचुआ खाद बनाने में इसको डालें तो केचुआ खाद की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है ये हमारे यहाँ धान के खेत में बहुत प्रयोग है, दूसरे देशों में बहुत तेज़ी से प्रयोग हो रहा है। हमारे देश में अगर करें तो तमिलनाडु और केरल में इसकी बहुत तेज़ी से इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। अजोला घास का खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन में भी प्रयोग करना फायदेमंद होता है,
खासकर दुधारू पशुओं के चारे में 1.5 केजी से 2 केजी अजोला की मात्रा के प्रयोग से पशुओं में दूध के उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा मुर्गी पालन तथा मछली पालन में अजोला का चारे में प्रयोग करने से 30% की वृद्धि हो जाती है। अजोला में विटामिन जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेती से अगर अलग हट के बात करें तो ये पशु चारे के रूप में भी इसका बहुत ही मुख्य, बहुत ही बड़ी उपयोगिता है। अगर हम पशुओं को जो उसका रोज का जो हम उसको भोजन देते हैं उसमें 1.5 से 2 किलो एजोला का प्रयोग करते हैं तो दुधारी पशुओं के दूध देने की जो होता है क्वांटिटी, दूध देने की जो दर है 15% बढ़ जाती है और उसमें गुणवत्ता भी बहुत होती है। क्योंकि इसमें जो है हमारे यहाँ आप बता देना चाहते हैं किसान भाइयों कि बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। जैसे प्रोटीन की मात्रा इसमें 30 से 35% करीब होती है। ऐसे अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये पोटास, ये फास्फोरस, ये भी 1% ज़्यादा होते हैं। अतः ये जो है हमारे पौधे के साथ साथ इसके लिए बहुत होते हैं। इसके अलावा जो है इसको जो है जो हमारे किसान बंधु मुर्गी का पालन करते हैं तो उसके चारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है बहुत जल्दी मुर्गी के जो है वज़न में वृद्धि होती है और इसमें भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। जो हमारे किसान बंधु जो मछली पालन करते हैं तो उसमें भी अगर उस तालाब में इसको हम डालें, मछली का चारा के रूप में इसको प्रयोग करें तो उसमें भी जो है मछली के उत्पादन में भी करीब 15% इसका जो 30% के आसपास का वृद्धि हो जाती है। अजोला घास की खेती करने के लिए 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 200 सेंटीमीटर गहरा गड्ढे का निर्माण करना चाहिए। चूँकि नमी वाली फसल होने के कारण छायादार स्थान का चुनाव करना जरूरी होता है। सूर्य की किरणें भी सीधे तौर पर इस गड्ढे पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक से इस गड्ढे पर लाइनिंग कर दें। मिट्टी का लगभग 10 से 15 केजी की मात्रा, अगर अम्लीय मिट्टी है तो चूने का प्रयोग करें, अन्यथा 5 केजी गोबर की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर उस गड्ढे में डाल देना चाहिए। इसके बाद 8 से 10 सेंटीमीटर पानी की मात्रा गड्ढे में डालकर अजोला घास के कल्चर को डाल देना चाहिए। पानी का संतुलित मात्रा में प्रयोग से 10 से 15 दिनों में घास की वृद्धि तेजी से होती है। इन्हीं सब बातों का ख्याल रख अजोला घास का प्रयोग हम वैज्ञानिक तरीके से करके अपने फसलों तथा पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। एक आप गड्ढा बना लें जो 2 गुना 2.2 मतलब 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 200 सेंटीमीटर गहरा हो। एक आप गड्ढा बना लें, उसमें जो है प्लास्टिक से उसको आप उस पर बिछा दें ताकि पानी जो उसमें हम डालें तो वो नीचे ना बहे। प्लास्टिक लाइनिंग कर दिया जाता है उसको। इतना करने के बाद आप 10 से 15 किलो मिट्टी अच्छी तरह उसको बुरक के और चलनी से चाल के उसमें 10 से मिट्टी दे दें, पूरा बढ़िया से बिछा दें। उसमें डालने के बाद चूँकि अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें कुछ चूने का प्रयोग करें, नहीं तो आप उसमें जो है करीब 5 किलो गोबर और उसमें कुछ आपका सुपर फॉस्फेट SSP मिला के उसमें डाल दीजिए। और इसके बाद जो है पानी उसमें जो है करीब 8 से 10 सेंटीमीटर पानी उसमें डाल दीजिए, भरा रहे। और उसके ऊपर जो है इसका जो एजोला का कल्चर जो मिलता है वो डाल दीजिए। और इसमें पानी का जो है वो हमेशा उसको आप उसमें मेंटेन कीजिए, उसको उतना 8-10 इंची देखिएगा, धीरे धीरे उसमें उसकी वृद्धि होने लगती है। और करीब ये जो है 10 से 15 दिन में वो पूरे के पूरे जितने आपका बड़े गड्ढे बनाए थे उसमें वो भर जाएगा। और उसके बाद उसमें से आप उसमें निकाल लीजिए। और इसमें ऐसा करते करते करीब हर 5 दिन पे करीब आप 1 किलो गोबर और उसमें 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिला कर उसमें उसका उपयोग कीजिए। और 10 से 15 दिन पे करीब उससे 10 से 15 उसका जो पानी जो है उसको बदलते रहिए। इससे देखिएगा कि बहुत तेज़ी से इसका विकास होता है और आपको लिए बहुत बढ़िया ये चीज़ है, बहुत आसान तरीके से है। इसमें कुछ ध्यान देने की बात ये है कि ये बहुत अधिक तापमान पर नहीं होता है। तापमान का वातावरण का करके 25 डिग्री होना चाहिए। अतः आप गड्ढे ऐसे जगह बनाएं जहाँ कुछ छाया भी हो और सूरज की किरणें उस पर सीधी ना पड़े। और इतना करने में बहुत अच्छी है, ये आप इसे उत्पादन कर सकते हैं। ये है श्रीमान भोलू भाई।
ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धन्नो? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है। फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धन्नो, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। किशन भैया, आपको भी अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें। हम का पूछबो दीदी, आज तो बेस में से है पूछा था। हाँ ठीक है, मैं ही आज आप लोगों को एक और खास जानकारी दे देती हूँ। वो का दीदी? वो है कुचिया सो प्लांट की खेती के बारे में। कुचिया सो प्लांट ई का होता है दीदी? ऐसे तो हमारे घरों में बहुत सारे सो प्लांट होते हैं, उसी में से एक है कुचिया सो प्लांट। उसी के बारे में हम आपको जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ से। अच्छा दीदी। तो चलिए और जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर कुमार से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह में, और आज हमने बातचीत करने के लिए यहाँ विषय चुना है कुचिया सो प्लांट की खेती कैसे करेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के कृषि वैज्ञानिक श्री मधुकर जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो नमस्कार। मधुकर जी, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि कुचिया जो सो प्लांट है वो हमारे किसान भाई उसका खेती कैसे करें। देखिए, गर्मा सीजन जो है, गर्मा सीजन में हमारे फूल की मात्रा बहुत कम है, और हमारे झारखंड प्रदेश में गर्मा फूल की खेती नहीं हो पाती है। और इस समय हम अपने घरों में सजाने के लिए या अपने बगीचों को सजाने के लिए कुचिया का पौधा लगाते हैं, जो कि सो प्लांट है। ये पाथ को डिवाइडर के रूप में डिवाइड करते हैं और गमले में इसको लगाकर अपने अपने बालकनी में रखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर सुंदर लगता है। हरा हरा पूरा आपका बालकनी दिखता है। तो हमारे शहर के लोग और किसान भाई इसका नर्सरी बनाकर अच्छे से बेच सकते हैं और अच्छा इससे मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे झारखंड प्रदेश में जो सबसे पहले दीमक की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपने खेत को 6 इंच ऊंचा कर लेंगे। नर्सरी बनाने के लिए 1 मीटर गुने 1 मीटर या 2 मीटर गुने 1 मीटर कर लेंगे और 6 इंच ऊंचा कर लेंगे। उसे अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेंगे और उसमें गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाएंगे। गोबर की खाद मिलाकर हम उसमें फोरेट या थीमेट जो कि दानेदार होता है, उसे हम 100 ग्राम प्रति 1 मीटर गुने 1 मीटर के हिसाब से हम डालेंगे, और डालकर उसमें हम इसके बीज को डालेंगे। ये बीज जो हैं बहुत महीन होते हैं। ये बीज हम डालकर हल्की मिट्टी, उस पर हल्की मिट्टी या उसको कहें हम हल्का बालू से ऊपर से ढक देंगे। बालू से ढक देने के बाद हल्की हल्की मात्रा में हल्का हल्का पानी हम देंगे, ताकि उसके बीज जो है बहे नहीं।
और इसके बाद जो है वो बीज हमारे 4 से 5 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। 4 से 5 दिन में अंकुरित होने के बाद ये करीब 20 से 25 दिन में 6 से 7 पत्ते दिखने लगते हैं। इसमें जब 6-7 पत्ते जब दिखने लगे तो ये हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है। तो नर्सरी जब तैयार 6 से 7 पत्ते के नर्सरी जब तैयार हो जाते हैं तो किसान भाई इसे हम मुख्य जो बाज़ार है उसमें हम बेच सकते हैं। मुख्य बाज़ार में जो है इसके एक पौधे के दाम 2 से 5 रुपए में बिकते हैं। तो किसान भाई अगर कुचिया की खेती करते हैं तो इस तरह से कुचिया का नर्सरी लगाकर हम अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और हमारे शहर में या हमारे अच्छे जो बागवानी जगह जो है, बगीचे जो है, उसमें पाथ का डिवाइडर का काम ये कुचिया करता है। और ये अभी जो है गर्मा सीजन में हमारा कुचिया जो है हरा हरा बहुत अच्छा दिखता है। और 1 मीटर का इसका लंबाई जो होता है 1 मीटर के अंदर में ही रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है और कम इसमें लागत है। इसलिए किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि कुचिया की खेती गर्मा में ज़रूर करें। अब हमारे किसान भाई ये बताएं कि कुचिया शो प्लांट की जब खेती करेंगे तो वो सिंचाई की व्यवस्था वो कैसे करेंगे? कुचिया की खेती जो है, कुचिया की जब भी हम नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में तो बहुत ही छोटा सा जगह होता है जिसको हम सभी कर लेते हैं। लेकिन जब फील्ड में जब हम आते हैं, मुख्य प्लॉट में जब हम आते हैं तो कुचिया जो है इसमें हमें पानी की मात्रा जो है जो 4 से 5 दिन के अंतराल पे देना चाहिए। अगर गमले में हम लगाए हुए हैं तो 1 से 2 दिन के बीच में हम कुचिया के पौधे में पानी देते हैं। इसमें खाद की मात्रा जो है, खाद की मात्रा 1 चम्मच आप यूरिया, आधे चम्मच एसएसपी और डीएपी ये जब हम लगा रहे हैं उस समय देते हैं। और इसमें खास जो है यूरिया का जब भी व्यवहार करते हैं हम तो ये क्योंकि हरा वेजिटेशन होता है, हरा सोदार प्लांट है, इसलिए यूरिया की मात्रा जब भी हम दें तो झुक कर दें। झुक के देने से ये है कि इसके पत्तों पे नहीं पड़ेंगे। अगर पत्ते पे पड़ते हैं तो ये पत्ते उसके जल जाते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध होगा कि जब भी कुचिया की खेती जब कर रहे हैं तो उस समय यूरिया की जब भी प्रयोग करें तो झुककर शाम के समय में यूरिया दें और पानी पटाएं। मधुकर जी, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कैसी लगी आज की जानकारी आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत ही बढ़िया। और आज कर जानकारी तनी हट के रहो दीदी, बहुत बेस लागलो। तो कृषि संबंधी और भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। और किशन दा, पता लिखने के लिए तो इनको कलम उठाना ही पड़ेगा। हाँ तो रोरेबन का सोचती, फुलटन कलम कागज के निकला और लिखो। हाँ, और हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें, हमारे किशन दादा को और हमारे गीता दी को आज्ञा दीजिए। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जोहार। जोहार।